सर एक्चुअली जैसा मतलब कैरी ऑन करना जो भी कॉम्पिटिटिव का जो भी पढ़ाई है वो हमारे कॉलेज के साथ, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए टफ रहा कि मतलब कुछ इंटरनल आई या एक्सटर्नल आई या कुछ प्रेजेंटेशन आया तो थोड़ा सा छूटा या लैक हुआ। तो ऐसा लगता था कि अरे मतलब एकदम ही सब भूल गए, बैक टू जीरो तो नहीं हो गए। बट फिर वापस उससे कम बैक तो करना ही था क्योंकि गोल तो एक है ही बस। तो वापस उस पे धीरे धीरे ट्रैक पे आना, एडजस्ट करना, टाइम लगा उसमें बट फिर वो एक बार हो गया तो सेट फिर डन। सर ऑब्वियसली थोड़ा सा मतलब ऐसे डर तो लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, कुछ भूल नहीं गए, कुछ रह नहीं गया, टाइम पे पहुंचे, सब वो सब चीजें तो चलती रहती है। बट तब मैंने अपने मतलब अपने आप को यही शांत किया था कि अब अगर मैं इधर मेरी गड़बड़ हो गई स्ट्रेस में तो पेपर में और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो मतलब जो होगा होगा, अपनी मेहनत 100% है, बाकी फिर पेपर बताएं। पढ़ने की इच्छा जो थी वो मुझे जीडीसी से ही लगी। मतलब मैंने एक तो वीडियो अभिषेक सर के देखे थे, उसके बाद तो मुझे ऐसा था कि मतलब करना ही पड़ेगा अब तो। तो वहां से फिर मैंने देखना चालू कर दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। जीडीशियंस ने जो रिजल्ट्स की सुनामी लाई है ना, इस बार वो फिर से हम देख रहे हैं कि बिल्कुल हाथ तबाही मचा दी हुई है। आज एक ऐसे जीडीशियन के साथ हम आपको मिलाने वाले हैं। आज हम मिल रहे हैं सरगम के साथ। सरगम जिन्होंने इस जीपैट 2026 के एग्जामिनेशन में अचीव किया हुआ है 89th रैंक। सो लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन सरगम, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर योर ग्रैंड सक्सेसफुल रिजल्ट ऑफ जीपैट 2026। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो सरगम, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से आप हैं और कैसे आप जीपैट से जुड़ी। जीपैट की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट आपने किया? सर मैं एक्चुअली वडोदरा गुजरात से हूँ। मैं अभी आरपीसीपी चारू सेट में अभी पढ़ रही हूँ, अपने लास्ट ईयर में हूँ। तो सर जीपैट का गोल तो पहले दूसरे साल से ही फिक्स था, ओके। बट वो वहां तक शुरू करना और मतलब सेकेंड थर्ड ईयर से प्लानिंग करना वहां से चालू किया था। तो ओके, तब सीनियर्स सब थे वगैरह, उन सब से कांटेक्ट हुआ, तब ऐसे जीडीसी के बारे में पता फिर चला। आपने पता किया। ओके, तो आपको जीडीसी के बारे में पता चला, और क्यों जीडीसी ही आपने ज्वाइन किया? बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म्स भी हैं, लेकिन जीडीसी ही क्यों? और कब आपने जीडीसी के साथ ज्वाइन करने का फैसला किया? सर एक्चुअली मैंने दूसरे एक प्लेटफॉर्म के साथ मैंने ज्वाइन किया था, हम्म। बट फिर उसके बाद जो मेरे जो रिजल्ट्स थे और कंपैरेटिवली मैंने फॉर्मली एक्चुअली एनरोल नहीं किया था जीडीसी में, हम्म। पर जो भी मॉड्यूल्स मटेरियल्स थे वो वगैरह सीनियर्स के साथ शेयर करके, और यूट्यूब यूट्यूब तो जो फ्री रिसोर्सेस हैं, मतलब मेरा लास्ट ईयर का भी जो क्वालिफिकेशन है वो और इस साल का रैंक दोनों उसके वजह से ही है। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। सो जी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई, पढ़ाई चल रही है, लगातार पढ़ाइयाँ चल रही हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि पता नहीं हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो सरगम के साथ भी क्या ऐसा कुछ चल रहा था क्या, और उसको कैसे आपने हैंडल किया था? सर एक्चुअली जैसा मतलब कैरी ऑन करना जो भी कॉम्पिटिटिव का जो भी पढ़ाई है वो हमारे कॉलेज के साथ, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए टफ रहा कि मतलब कुछ इंटरनल आई या एक्सटर्नल आई या कुछ प्रेजेंटेशन आया तो थोड़ा सा छूटा या लैक हुआ। तो ऐसा लगता था कि अरे मतलब एकदम ही सब भूल गए, बैक टू जीरो तो नहीं हो गए। ओके। बट फिर वापस उससे कम बैक तो करना ही था क्योंकि गोल तो एक है ही बस। तो वापस उस पे धीरे धीरे ट्रैक पे आना, एडजस्ट करना, हम्म। टाइम लगा उसमें बट फिर वो एक बार हो गया तो सेट फिर डन है। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा सरगम, क्या होता है कि जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उस समय क्या होता है कि बहुत सारा सिलेबस है, सिलेबस बहुत बड़ा है। तो शुरुआत हम कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ करें ताकि हम भी यहाँ एक अच्छी रैंक तक पहुंचते हैं? तो सरगम का ये क्या अप्रोच था? सरगम ने अपने कैसे प्रिपरेशन के फेजेस को डिवाइड किया था कि मेजर कब करना है, माइनर कब करना है, कौन से सब्जेक्ट से शुरुआत आपने करी थी? सर एक्चुअली जो इस बार जो हमारा प्रीपोन हो चुका था तो स्केड्यूल तो थोड़ा ऊपर नीचे रहा ही था। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे मेन जो सब्जेक्ट्स हैं, कोलॉजी, मेड केम या ऑर्गेनिक केम, वो हम्म। सब्जेक्ट्स मतलब उनका वेटेज भी ज्यादा है और उसमें पकड़ भी अच्छी रहती है। तो हम्म। मतलब एक बार आ गया बैठ गया तो दिमाग में रह ही जाता है। तो हम्म। स्टार्टिंग तो सारे मेजर सब्जेक्ट से ही की थी। फिर हम्म। थोड़े कम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स जो इजी लग रहे हो, मतलब सिर्फ ऐसे एक बार याद कर लेने वाले, कॉग्नोसी है, जूरी है, वो सब, और बाकी के माइनर सब्जेक्ट्स फिर एंड में प्रिपेयर किए थे। ओके।
अच्छा, नोट्स आपने प्रेफर किए थे, नोट्स बनाए थे, या सिर्फ आप मॉड्यूल से ही पढ़ाई कर रहे थे? सर मेरा जो अभी कॉलेज का भी जो मेरा पैटर्न रहता है वो यही है कि जो साल चल रहा हो तो साथ में उसी साल की रेफरेंस बुक और नोट्स तो रेफर करनी ही पड़ती है। ओके। तो बस उस नोट्स से वो नोट्स तो सारी कॉलेज की बनी हुई थी। हम्म। बाकी मॉड्यूल में जो भी जितना कुछ ऐड करना था या कुछ कंडेंस फॉर्म में लिखना था, शॉर्ट नोट्स बनाने थे, या हम्म। कुछ और एक आध दो एमसीक्यू सॉल्व करके कुछ नया पता चला हो जो ना लिखा हो, बस वो हम्म। सब ऐड ऑन किया, बाकी तो उसमें से ही। ओके। अच्छा, क्या होता है, कई बार बच्चे कहते हैं कि कोलोजी में सर क्लासिफिकेशंस बहुत रटने पड़ते हैं, स्यूटिक्स में भी बहुत सारा न्यूमेरिकल वैल्यूज आता है, डेटा आ जाता है, तो कई बार दिक्कतें आती हैं। आपकी स्ट्रेटजी क्या होती थी? जैसे कोलोजी हो गया, स्यूटिक्स हो गया, केमिस्ट्री, तो इनकी अलग से कुछ आपने बना रखा था, इनको कैसे आप पढ़ रहे थे? सर कोलॉजी का तो मतलब एक ही ट्रिक है कि जब रिवीजन तो रोज करना ही पड़ता है, कोई भी एक क्लासिफिकेशन लेके रोज रिवीजन करो जो भी। तो मेरा एक ट्रिक था, क्योंकि मैं कॉलेज बस में ट्रैवल करती हूँ क्योंकि दूर है वो। तो हम्म। मेरा एक ट्रिक उसका रहता ही था कि रोज कोई भी एक मतलब एक या दो जो भी सिस्टम है या उसके क्लासिफिकेशन है वो सब एक बार सुबह में या शाम को रिवीजन करते हुए। हम्म। बाकी और जो नंबर्स थे तो नंबर्स तो सर मेरे भी थोड़े ऊपर नीचे तो रहे ही हैं सूटिक्स में। हम्म। बट जो इम्पोर्टेंट वाले सिर्फ उस पे फोकस किया मैंने, क्योंकि एक्स्ट्रा अब मैं कितना ही याद कर लूँ। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। और केमिस्ट्री के लिए कैसे किया आपने? सर केमिस्ट्री तो एक्चुअली मेरा थोड़ा सा फेवरेट है, तो मुझे केमिस्ट्री तो मतलब ऐसा दूसरे सब्जेक्ट छोड़ के पढ़ने को बोलो तो मैं पढ़ लेती हूँ। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे क्या होता है, इस साल भी हमको ऐसा देखने को मिला कि मेजर सब्जेक्ट से क्वेश्चंस जो बने वो तो बने, लेकिन माइनर से भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इस बार देखने को मिल रहे थे। तो ऐसा मेजर के साथ साथ माइनर को लेकर के चलना, कई बार क्या होता है स्टार्टिंग में हम माइनर्स को इतना फोकस नहीं करते हैं। तो आपने माइनर्स की प्रिपरेशन कैसे करी, और कब आपने माइनर को पढ़ना शुरू किया था? जब दिसंबर में हमारा अनाउंसमेंट हो गया था उसके बाद से, उससे पहले से ही आप कर रहे थे? सर मतलब मेरा तो ट्रैक पे तो चालू ही था, मेजर वगैरह सब खत्म करने ही थे। बट हम्म। जान में मेरा ऐसा ही फिक्स था कि हाफ फेब तक तो मुझे सब खत्म ही कर देना मेजर सब्जेक्ट्स। हम्म। तो बाकी एक आध दो जो अगर मैं माइनर पूरा भी नहीं कर रही हूँ तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हम्म। बस उसका मैं प्रिपरेशन करूँ, उसको अच्छे से करके जाऊँ। ओके। तो मेरा वही था, फेब फर्स्ट वीक से सारे माइनर सब्जेक्ट्स एक बार रिविजन कर लेने हैं। ओके। तो वो उसमें भी मैंने अपने दो तीन प्रायोरिटी वाले माइनर सब्जेक्ट्स पकड़ के जितना टाइम मिला उसमें ही कर लिया। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, थोड़ा सा आते हैं अभी ना क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर, क्योंकि क्या होता है हम पढ़ाई तो करते हैं लेकिन फिर मेन होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट लगाना। तो सरगम ने कितने मॉक टेस्ट लगाए थे, और वहां पे कैसे मार्क्स आ रहे थे? सर मॉक टेस्ट तो एक आध दो जो मेरे थे वो सब मेरे यूट्यूब के थ्रू ही हुए थे, क्योंकि तब हम्म। थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट भी था और बहुत ज्यादा लोड कॉलेज से भी था। हम्म। तो उसके हिसाब से तो मैंने जितने भी मतलब जो रिवीजन प्रैक्टिसेस होते थे, प्रैक्टिस पेपर्स थे, या जो एवरीडे 50 क्वेश्चन वाला जो भी हमारा सीरीज था वगैरह था, तो मैंने उससे तो प्रैक्टिस किया था। क्योंकि कई बार मतलब एक आध दो जो मॉड्यूल में चीजें रह मतलब जो हम पढ़ना भूल जाते हैं कोने में या आसपास हो, जो हमको याद ही ना हो कि ये पढ़ना है, तो वो सब एक दो छोटी छोटी चीजें वो उस क्वेश्चन से पता लग जाती है सर। करेक्ट है। तो उसको रिवीजन करते रहना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था। ओके। अच्छा, थोड़ा रिविजन्स पे आते हैं। अभी आपने जैसा बोला रिविजन्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पढ़ाई जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, वो तो चलती रहती है, लेकिन रिविजन्स ही एक्चुअली उन सभी को संभाल के रखता है कि हमने क्या क्या पढ़ रखा है चीजों को। रिविजन्स की आपकी स्ट्रेटजी कैसे थी? क्या आप क्वेश्चंस के थ्रू रिविजन्स करते थे, या नॉर्मली आप थ्योरी जो आपने नोट्स बनाए उनके थ्रू आप रिविजन कर रहे थे? सर मेरा क्वेश्चंस वाला सेगमेंट तो मैंने पहले ही खत्म कर दिया था, एक दो हफ्ते पहले तक। उसके बाद मैंने एक लास्ट वन एंड हाफ वीक मैंने कोई क्वेश्चंस नहीं चुने, क्योंकि अब मैं नया कंटेंट वापस पढ़ूंगी तो और थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो तब मैंने जो लास्ट वन एंड हाफ वीक था मैंने कंप्लीटली जो भी रिवीजन अपने थे, डाइजेस्टर्स देखी, उसको रिवाइज किया, जो अपने नोट्स थे, टेबल्स थे, फ्लैश कार्ड्स थे, उन सबको हम्म। रिवाइज किया बस। ओके, ऐसे चल रहा था। अच्छा, थोड़ा सा अभी इस पर आते हैं। हम पढ़ाई कर रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन फिर भी क्या होता है कई बार ऐसी कुछ गलतियां होती हैं जो हमसे होती हैं,
जो शायद हमको लगता है कि नहीं, अगर काश ये गलतियां ना हुई होती या अगर हम इनको थोड़ा और अच्छे से करते तो शायद हम और बेहतर रैंक तक पहुंच सकते थे। तो सरगम, अपनी इस जर्नी में ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो शायद हुई हैं, जिनको अगर सुधारे होते तो हम और बेहतर कर सकते थे? सर एक तो थोड़े से छोटे छोटे टॉपिक्स जिसको हम अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि ये तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो पूछेंगे ही नहीं। तो एक तो वहां गलती मेरी बहुत हुई थी कि अंडर एस्टिमेट कर लिए एक आध दो टॉपिक। बाकी जो थे एक जो केमिस्ट्री के मतलब केमिस्ट्री डिस्पाइट बीइंग मेरा फेवरेट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ओके। एसएआर का जो रिवीजन था, तो वो एंड में हम इतना वहां पे अभी तो प्रैक्टिस कर लेते हैं एकदम ऐसा अपने एनवायरनमेंट जो परफेक्ट रहता है वहां पे जब स्ट्रेस लेवल में एक बार बिना पेपर के जब स्ट्रक्चर याद करने की बारी आती है, तो तब वो थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट था इस बार भी। सब मिक्सअप हो जाता है, सब घूमने लगता है फिर। हाँ हाँ, क्योंकि कहीं बना भी नहीं सकते या याद भी नहीं कर सकते, तो तब एक बार उसकी प्रैक्टिस एक बार कर लेनी चाहिए। ओके। एग्जाम सेंटर पे पहुंचना, जब तक एग्जाम स्टार्ट नहीं होता है तब तक बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। तो सरगम के दिमाग में क्या क्या चीजें चल रही थी जब आप घर से या फिर अपने जहां भी आपने स्टे किया था वहां से आप सेंटर जा रहे थे, और उस समय क्या फीलिंग थी, कैसा लग रहा था? सर ऑब्वियसली थोड़ा सा मतलब ऐसे डर तो लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, कुछ भूल नहीं गए, कुछ रह नहीं गया, टाइम पे पहुंचे, सब वो सब चीजें तो चलती रहती हैं। बट तब मैंने अपने मतलब अपने आप को यही शांत किया था कि अब अगर मैं इधर मेरी गड़बड़ हो गई स्ट्रेस में, तो पेपर में और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो मतलब जो होगा होगा, अपनी हम्म। मेहनत 100% है, बाकी फिर पेपर बताएगा। ओके ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया। एंड आई होप आपने वो सारे जो भी चीजें थी उनको अच्छे से मैनेज किया, और उसी का रिजल्ट है आज जो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड आई होप आप इस सक्सेस को आगे भी जरूर कंटिन्यू करें, जहां आप नाइपर एग्जामिनेशन को भी बहुत अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट एग्जामिनेशन एज वेल फ्रॉम द होल जीडीसी टीम। और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और अपना और अपने पेरेंट्स का नाम जरूर रोशन करते रहें। थैंक यू सो मच सरगम। थैंक यू सर, थैंक यू सर वंस अगेन पूरी टीम को। मेरे सच्ची में मतलब मैंने बिल्कुल फॉर्मली एनरोल नहीं किया था, तो मतलब थोड़ा ऐसे ध्यान भी उन बच्चों पे कम रहता है। बट फिर भी मैं लास्ट ईयर भी जीडीसी की वजह से मैंने क्वालिफाई किया, इस साल मेरा रैंक पे आया। तो सर थैंक्स, थैंक्स टू यू एंड द टीम। थैंक यू सो मच। और आपके यही वर्ड्स होते हैं जो हमें भी मोटिवेट करते हैं और हमें भी कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग टास्क देते हैं कि नहीं, नेक्स्ट ईयर और बेहतर करना है। और उस चैलेंज को हम भी एक्सेप्ट करते हैं और उसको बेहतर से बेस्ट करने का पूरा प्रयास करते हैं। पढ़ने की इच्छा जो थी वो मुझे जीडीसी से ही लगी। मतलब मैंने एक तो वीडियो अभिषेक सर के देखे थे, उसके बाद तो मुझे ऐसा था कि मतलब करना ही पड़ेगा अब तो। ओके तो ओके वहां से फिर मैंने देखना चालू कर दिया। ओके, चलो ठीक है सर। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके सर।